आज अपन जो लॉ पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक रिलीफ है, इसके कुछ हम इसके नेचर के बारे में जानेंगे और ये लॉ क्या है ये सब चीजें जानेंगे। उससे पहले अपनों को कुछ चीजें देखना जरूरी है। जैसे लॉ, जो ये लॉ वर्ड है ना, ये दो प्रकार के लॉ होते हैं। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव, और एक होता है प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ, जो सब्सटेंटिव लॉ होता है वो सारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताते हैं। किसी भी व्यक्ति की, जो भी उस एक्ट के अंदर जिसका भी व्यक्ति का नाम आएगा या उस एक्ट में जो जो व्यक्ति होंगे उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटी। और प्रोसीजरल लॉ, ये जो सब्सटेंटिव लॉ होता है इनका प्रोसीजर बताता है। तो सब्सटेंटिव लॉ का प्रोसीजर बताता है, ये जो है ये आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजरल लॉ। अब सब्सटेंटिव के अंदर भी दो तरह के लॉ होते हैं, सिविल सब्सटेंटिव और क्रिमिनल सब्सटेंटिव। और प्रोसीजरल में भी दो तरह के होते हैं, सिविल प्रोसीजर और एक होता है क्रिमिनल। अब ये सिविल प्रोसीजर को तो हर कोई जानता है, सीपीसी 1908 ये सिविल प्रोसीजर है। और सीआरपीसी को भी हर कोई जानता है, सीआरपीसी 1973 ये क्रिमिनल प्रोसीजर है। अब देखिए सिविल सब्सटेंटिव लॉ के अंदर अपन क्या है, क्या है देखेंगे। क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ भी हर कोई जानते हैं, जैसे आईपीसी हो गया, जुवेनाइल जस्टिस हो गया, बहुत सारे। सिविल प्रोसीजरल लॉ क्या है, सिविल प्रोसीजरल लॉ, सॉरी सिविल सब्सटेंटिव लॉ। तो सिविल सब्सटेंटिव लॉ जो है यहां पर अपन देखेंगे कि जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट है, ये प्रोमिसर प्रोमिसी वगैरह के राइट्स लायबिलिटीज बताता है ना। फिर उसके बाद आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एसआरए 1963 है ये, है ना, ये 1872 कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है एसआरए, ये आपको जो है एक सब्सटेंटिव लॉ है ना। इसके बारे में हमने जाना कि एसआरए का जो नेचर है वो एक सब्सटेंटिव नेचर है, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं कि एसआरए का जो क्या पर्पस क्या है। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड, जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच, तो एक व्यक्ति के पास तीन रेमेडी अवेलेबल थी। कौन कौन सी? सबसे पहली रेमेडी जो है आपको जो है कंपनसेशन के रूप में दिखती है। कंपनसेशन, कंपनसेशन कैसे? ये सेक्शन 73 74 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलती है ना। आईसीए में ये रेमेडीज मिल जाती है कंपनसेशन के रूप में। देखिए जैसे ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट किया और बी नाम के व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, इसका समय पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करके दिया, ठीक है। अब एक चीज और जान ले कि जो ब्रीच होता है वो भी दो तरीका होता है, एक एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक जो ब्रीच होता है वो एक्चुअल ब्रीच होता है। एंटीसिपेटरी यानी समय आने से पहले जो ब्रीच कर दिया जाता है। सेक्शन 39 के अंदर एंटीसिपेटरी ब्रीच की बात की गई है, जो पहले हो जाता है। और जनरली जो ब्रीच होता है वो एक्चुअल ब्रीच होता है कि समय के जिस दिन समय है उस दिन आपने परफॉर्म नहीं किया। तो एक एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है और एक एक्चुअल ब्रीच होता है। तो अपन ये देखा। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, कंपनसेशन के बाद जो दूसरा पॉइंट है, उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास एक और रेमेडी अवेलेबल है, जो है क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट क्या होता है? जैसे जितना काम आपने किया उतना पैसा आपको मिल जाएगा, जितना काम आपने किया उतना पैसा आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन ने इसको भी देख चुके हैं, सेक्शन 70 सेक्शन 53 ऑफ आईसीए में क्वांटम मेरिट का रूल हमको दिखता है। क्वांटम मेरिट क्या होता है कि आपने ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ये बी जो है एग्जाम्पल के तौर पर इसने जो है कोई राइस बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इन्होंने बोला कि आपको 100 जो है बैग्स ऑफ राइस हमको देना है। अब बी ने 70 बैग्स दे दिए लेकिन 30 बैग्स नहीं दे रहा है। तो सेक्शन 53 की डॉक्ट्राइन बोलता है कि अगर जो है ए उसको प्रिवेंट कर रहा है बी को कि वो 70 बैग ना दे पाए, 30 बैग ना दे पाए, तो यहां पर बी के पास जो रेमेडी अवेलेबल है क्वांटम मेरिट के 70 बैग के पैसे ले ले, तो ये क्वांटम मेरिट होता है। फिर तीसरी जो रेमेडी आपको दिखती है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नाम से, कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा परफॉर्म करवाना पड़ेगा। यहां पर आपको पैसे लेने की जरूरत नहीं है, आपको कंपनसेशन लेने की जरूरत नहीं। आप चाहते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं यहां पर कॉन्ट्रैक्ट आप चाहते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो। कैसे? जैसे देखिए क्या होता है, जैसे एक घर बनाने का, हाउस बनाने का एक बिल्डर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया बी नाम के और ए से लिया। अब जो बी है शहर में एक बहुत चर्चित बिल्डर है, बहुत बढ़िया जो है बी, इसके जैसा कोई भी घर नहीं बनाता है। तो ए क्या कर सकता है, ए के पास एक रेमेडी अवेलेबल है,
ए के पास एक रेमेडी अवेलेबल है कि वो क्या कर सकता है, अगर बी उसका घर नहीं बना रहा है तो ए कोर्ट के पास जाके बोल सकता है कि बी को बोला जाए कि मेरे को घर बना के दे। अगर बी आधा अधूरा घर बना देता है तो ए यहाँ कंपनसेशन लेगा, तो बी जैसा कोई बिल्डर नहीं मिलेगा इसको पूरे शहर में। या क्वांटम मेरिट की बात करता है तो इसमें भी इसको बी जैसा कोई बिल्डर नहीं मिलेगा। तो ए चाहता है कि बी परफॉर्म करके दे, तो इस एक्ट में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में वो आ सकता है और परफॉर्म करे कॉन्ट्रैक्ट को, बी को बोला जाए कोर्ट के द्वारा। तो ये हमारे पास जो रेमेडी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नाम पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो पूरी स्पेसिफिक रिलीफ की एक रेमेडी अवेलेबल कराता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में और आगे चर्चा करते हैं। ये जो एक्ट है इसके हमको जो है पहले चैप्टर्स देख लेते हैं, पार्ट देख लेते हैं इसके बारे में, इसके बाद फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। देखिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसमें आपको 3 पार्ट्स मिलते हैं। पार्ट कितने हैं इसमें? 3। और इसमें जो चैप्टर है वो चैप्टर 8 चैप्टर्स। ठीक है, इन पार्ट को कैसे डिवाइड किया अपन उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 ये है आपका प्रिलिमिनरी प्रीलिम्स है ना। इसके अंदर आपको सेक्शन 1 से लेकर तो 4 तक के पार्ट मिल जाते हैं। फिर आपको मिलेगा पार्ट 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये स्पेसिफिक रिलीफ नाम से ये पार्ट है। स्पेसिफिक रिलीफ कैसा? स्पेसिफिक रिलीफ के नाम पे ये पार्ट है। इसके अंदर चैप्टर बहुत सारे है ना। इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 जो है यहीं से स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 1 आपको मिल जाएगा और पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, सेक्शन 5 से लेके तो 8 तक के ये सेक्शन मिलेगा। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी की पोजेशन के बारे में बात करेंगे हम। प्रॉपर्टी की जो आपकी जो संपत्ति के जो आप यहाँ पर कब्जे की बात करेंगे, चाहे मूवेबल हो इमूवेबल हो। ठीक है, इसको अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि सेक्शन 5 से 8 तक कि मूवेबल और इमूवेबल में ये कौन कौन सी पोजीशन है कि मूवेबल के लिए कब आप सूट ला सकते हैं, इमूवेबल के लिए कब, ये अगले लेक्चर में देखेंगे। चैप्टर नंबर जो 2 है इसके अंदर आपको बात करता है सेक्शन 9 से लेकर तो 25 तक। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी चैप्टर से जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 3 मिल जाता है इसी के अंदर। ठीक है, एक ही सेक्शन है इसमें, सेक्शन 26 रेक्टिफिकेशन की बात करता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब जो परिशुद्ध करना है दस्तावेजों को, या फिर अगर आपके जो इंस्ट्रूमेंट है जो भी लिखत है उनको। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 ये आपको मिलता है 27 से लेकर 30 तक। इसका नाम है ऑफ रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का विखंडन, खत्म करना कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट के रेसेशन की बात करता है, रेसेशन फिर मतलब विखंडन। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 मिलता है। इसके अंदर आपको मिलेगा सेक्शन 31 से लेके तो सेक्शन 33। ये कैंसिलेशन की बात करता है, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी कोई मटेरियल एरर है, कोई ऐसी चीजें जो कॉन्ट्रैक्ट को आगे चल के वॉइड कर देगी, वॉइडेबल हो जाए, तो जिस पार्टी के फेवर में वो वॉइड होने वाला है तो वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाने के इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करवा सकते हैं। चैप्टर नंबर जो 6 है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये, चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है डिक्लेरेटरी डिक्रीज। 34 और 35 में डिक्लेरेटरी डिक्री, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। फिर लास्ट इसके अंदर जो पार्ट मिलता है, पार्ट 3। पार्ट 3 में आपको ये प्रिवेंटिव रिलीफ है। क्या है ये? प्रिवेंटिव रिलीफ, है ना, प्रिवेंटिव रिलीफ। इसके अंदर 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 में आपको सेक्शन 36 और 37 इंजंक्शंस जनरली मिल जाता है। और इसके बाद फिर आपको लास्ट चैप्टर मिलता है 38 से लेके तो 44 तक। ये जो है आपके परपेचुअल इंजंक्शन की बात करता है। इंजंक्शन जो शाश्वत होते हैं और टेम्पररी जो आपके कुछ समय के लिए होते हैं इंजंक्शन, व्यादेश बोलते हैं इनको। ठीक है, फिर आगे अपन बात करते हैं। ये चैप्टर्स तो हम देख लिए। एक शेड्यूल भी है, पता होना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे आ जाता है क्वेश्चन। शेड्यूल क्या होता है, ये जो है इस शेड्यूल में क्या क्या बातें आपको पता है। शेड्यूल हमेशा आपको लास्ट में मिलेगा, किसी भी सेक्शन, किसी भी एक्ट के लास्ट में आपको शेड्यूल मिलता है। ठीक है, ये अपन इसके अंदर देखेंगे। अपन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आ जाते हैं इसके एक्ट नंबर पे। तो इसका एक्ट नंबर जो है, एक्ट नंबर वो है 47। ठीक है, ऑफ 1963। ये 1963 में 47वें नंबर का एक्ट था जो पारित हुआ था, अधिनियम। ठीक है, इसकी 3 डेट्स है, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर 3 डेट्स है। पहली डेट है इसकी इनेक्टमेंट डेट 13 दिसंबर
1963 के दिन ये इनेक्टेड हुआ था। इनेक्टमेंट का मतलब होता है जब लोकसभा प्लस राज्यसभा, हमारे देश की लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इनकी असेंट मिल जाती है, तो कोई भी प्लस बिल, एक बिल होता है, अगर इस बिल को लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है, राष्ट्रपति की जब सहमति मिल जाती है, सहमति आर्टिकल 111 में मिलती है, तो ये बन जाता है एक्ट। तो ये इनेक्टेड हो गया, मतलब ये बन के तैयार। अब इसी चीज को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के अंदर 13 जनवरी 1964 के दिन नोटिफिकेशन में लिया, ऑफिशियल गैजेट बोलते हैं उसको, उसके अंदर लिया। ऑफिशियल गैजेट आप याद रखिए कि एज पर सेक्शन 80, 81 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ऑफिशियल गैजेट जो होते हैं वो सेल्फ प्रिजम्पशन होते हैं, मतलब वो सही है, ठीक है, मतलब वो पारित हो चुका है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम इसके अंदर इसका जो है अब एक और डेट है इन्फोर्समेंट डेट 1 मार्च 1964, इसको सेक्शन 1 में भी देख लेंगे। चलिए, तो अपन आगे की बात करते हैं प्रियम्बल। इसमें जो प्रियम्बल है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? दो चीजों की बात करता है, एन एक्ट टू डिफाइन, डिफाइन करता है और अमेंड करता है लॉ रिलेटिंग टू सर्टन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। सर्टन काइंड्स, यहां पर सर्टन काइंड्स का क्या मतलब है? सर्टन काइंड्स क्या स्पेसिफिक रिलीफ? ये बहुत सारे प्रकार के, बिल्कुल। देखिए, आपको सर्टन काइंड्स की जो बात हो रही है चैप्टर नंबर 2, ये आपका सर्टन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ है फॉर इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी। चैप्टर नंबर 3 ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सर्टन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ है। चैप्टर नंबर 3 ये है रेक्टिफिकेशन, चैप्टर नंबर 4 सॉरी रेक्टिफिकेशन की बात करता है, ये भी एक सर्टन काइंड है। फिर चैप्टर नंबर 5 ये भी एक सर्टन काइंड है, रेसेशन। चैप्टर नंबर 6 कैंसिलेशन, ये भी एक सर्टन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ है। और लास्ट, सॉरी इसकी सीक्वेंसिंग सही कर लेना, ये चैप्टर नंबर 1 है, ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, ये चैप्टर नंबर 6 है डिक्लेरेटरी डिक्री। ये सारे सर्टन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ है। तो ये डिफाइन करता है और अमेंड करता है स्पेसिफिक रिलीफ के काइंड्स को। तो ये सारे काइंड्स हैं, इनकी जो भी है इनकी परिभाषा को बताएगा, इनके सारी चीजें इनकी बताएगा। तो ये आपको जो है प्रियम्बल है आपका। एक चीज और याद रखिए कि जो प्रियम्बल होता है वही लॉन्ग टाइटल होता है, लॉन्ग टाइटल। ये सारी चीजें बताता है आपको किसी भी एक्ट के बारे में, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। प्रियम्बल के बाद अब हम आ जाते हैं इसके सेक्शन पे। सबसे पहला जो सेक्शन है इसका वो है सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, ये हर सेक्शन का शॉर्ट टाइटल यही होता है, एक्सटेंट और कमेंसमेंट, ठीक है। तो याद रखिए शॉर्ट टाइटल क्या होता है, जैसे एक्ट का नाम हो गया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो इसका ये शॉर्ट टाइटल, ये सब सेक्शन 1 है इसका, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इसका नाम, ये शॉर्ट टाइटल हो गया। कमेंसमेंट, देखिए क्या होता है इसका, पहले एक्सटेंड देख लेते हैं। एक्सटेंड टू होल इंडिया, होल इंडिया मतलब ये सोच लीजिए कि जब जम्मू एंड कश्मीर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था 2019, इसके पहले एक्सेप्शन था कि जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता, लेकिन जब हमने इसका बाइफर्केशन किया जम्मू कश्मीर का, तो फिर उसके बाद ये यूनियन टेरिटरी बन गया। तो इसी एक्ट के सेक्शन नंबर 95 सबसेक्शन 1 रीड विद शेड्यूल 5 है ना, एंट्री नंबर 100, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है एंट्री नंबर 100 आपके इसी शेड्यूल की 5, इसी सेक्शन की 95(1) इसी एक्ट में शेड्यूल लिख जाएगा, लास्ट शेड्यूल 5, और उसका एंट्री नंबर 100 में लिखा हुआ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जहां पर स्टेट ऑफ J&K लिखा था वो हो जाएगा रिपीट, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं इसके सबसेक्शन 3 पे। ये तो बहुत आसान बात है, इसका कमेंसमेंट डेट है 1 मार्च 1964, इसकी जो 1964 है ये आपकी जो है इन्फोर्समेंट डेट भी बोल सकते हैं, कमेंसमेंट डेट भी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पारित किया है और ऑफिशियल याद रखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पास किया, तो ये यूनियन लिस्ट का मैटर ही है, ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यूनियन लिस्ट का मैटर। ये हो गया सेक्शन 1। एक्सटेंड आपने देख लिया, जम्मू कश्मीर के अलावा होता था पहले, लेकिन अब पूरे इंडिया पे होता है। क्यों? इसका कारण है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन है। अब हम सेक्शन 2 पे आ जाते हैं, ठीक है। इनको कई बार डेफिनेशन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, और आप इंटरप्रिटेशन क्लॉज, एक्सप्लेनेशन, तो ये सेक्शन 2 डेफिनेशन है, डेफिनेशंस, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन में आपको सबसे पहली जो डेफिनेशन मिल रही है वो ऑब्लिगेशन की। कौन सी डेफिनेशन? 2A में जो डेफिनेशन मिल रही है
वो है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन, अब देखिए ऑब्लिगेशन की जो परिभाषा है, जो ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन है, एवरी ड्यूटी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। देखिए हर ड्यूटी जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ। देखिए क्या होता है ऑब्लिगेशन, जैसे ए ने बी को बोला कि आप मेरे लिए कार बना दीजिए, तो अब बी का एक ऑब्लिगेशन है, इनकी लीगल ड्यूटी है जिसको बी इन्फोर्स करवा सकते हैं लॉ के द्वारा, या फिर ए करवा सकते हैं इन्फोर्स कि ये कार नहीं बना रहा, अगर इन्होंने कार बना दी है तो ए की ड्यूटी है कि इनको पैसे दे। तो ये ऑब्लिगेशन है ना। इसका यूज आपको सेक्शन 38, 35, 39 में और आपको बहुत सारे सेक्शन 37 में इनका यूज मिल जाएगा ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब देखिए क्या होता है ड्यूटी, आप लोगों की सबकी लोग अपनी भी ड्यूटी थी, सबकी की जो जैसा फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी ड्यूटीज है, तो वो ड्यूटीज इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, लेकिन ये इन्फोर्सेबल है। ठीक है, अगर आप देखिए तो एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अगर आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई तो उसको लॉ से बोल के आपसे ड्यूटी को इन्फोर्स करवाया जा सकता है। तो हर वो ड्यूटी जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो ये परिभाषा मिलती है। फिर दूसरी डेफिनेशन आपको मिलती है इसके अंदर, वो है 2B में। ये अच्छी डेफिनेशन है इसमें, सेटलमेंट। अब इसको हिंदी में अगर आप देखें तो ऑब्लिगेशन को बाध्यता भी बोलते हैं, बाध्यता, है ना। तो ये एक, इसको अगर हिंदी में देखें तो हर वो कर्तव्य जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है ना। तो ये आप देख लीजिए सेटलमेंट की जो परिभाषा है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छी डेफिनेशन है सेटलमेंट, है ना। जैसे देखिए सेटलमेंट, ठीक है, यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट है। सेटलमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट, एक लिखित दस्तावेज है, इंस्ट्रूमेंट, ये है इंस्ट्रूमेंट। वेयर बाय, ठीक है, अगर आप देखें तो डेस्टिनेशन, यानी किसी भी चीज को तय करना होता है, डेस्टिनेशन किसी की चीज को। डिवॉल्यूशन का मतलब होता है ट्रांसफर, डिवॉल्व करना, यानी किसी और के पास चले जाना। तो डेस्टिनेशन तय करना है, डिवॉल्यूशन ऑफ एनी, डेस्टिनेशन और डिवॉल्यूशन ऑफ, या फिर इन लगा लीजिए, इन मूवेबल, इसको ऐसा कर लेते हैं अपन, डेस्टिनेशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इनमूवेबल कर लीजिए, और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, सक्सेसिव इंटरेस्ट ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है, ये दोनों एक साथ आएंगे। और एग्रीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, एग्रीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, है ना। मतलब देखिए इसका अगर एग्जांपल अगर अपन ले तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये अभी एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, जिसको अभी अपनों को नहीं लेना, अभी एक्सेप्शन अपन ले लेंगे। देखिए ये है एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एक ये लिखित है ना, इसके ऊपर कोई भी किसी चीज का ए नाम के व्यक्ति या बी नाम, देखिए जनरली ये जो वर्ड यूज होगा सेक्शन 25 में होगा। तो अगर अपन देखें तो अवार्ड के पर्पज से यूज होगा, कोर्ट यूज करेगी इसको, ठीक है। तो यहां पर अपन देखें कि इंस्ट्रूमेंट है जहां पर किसी चीज के डेस्टिनेशन को तय किया जा रहा है। डेस्टिनेशन यानी ए जो है, ए को कोई प्रॉपर्टी मिलेगी, या हो सकती है वो मूवेबल या इनमूवेबल, दोनों में से कुछ, उसको डिस्पोज ऑफ होगी। मतलब ए को पूरी प्रॉपर्टी जो है उसका सक्सेसिव इंटरेस्ट मिल जाएगा, चाहे वो खुद रखे या अपने बच्चों को दे या जिसको भी दे। मूवेबल हो सकती है वो प्रॉपर्टी या इमूवेबल, या तो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, पूरी मिल जाएगी, या इसमें एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि ए को मिलेगी। एग्रीमेंट यानी इज एग्रीड टू बी डिस्पोज ऑफ। तो डेस्टिनेशन हो सकता है डिवॉल्यूशन। अब देखिए यहां पर डेस्टिनेशन के केस में आप देख लीजिए कि जैसे बी ने ए को प्रॉपर्टी बेच दी, तो ये इसका डेस्टिनेशन तय हो गया, एग्रीड हो गया कि ए के पास चले गए। अब ए का सक्सेसिव इंटरेस्ट आ गया। या हो सकता है कि डिवॉल्व होगी, अगर ए की डेथ हो जाती है, इसमें कोई ए ने कोई विल वगैरह की थी, तो यहां पर विल की कंडीशन तो लगती नहीं है। तो ऐसे केस में जो है, इसीलिए बोल दिया कि जो इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो विल है वो जो एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है वो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन नॉन टेस्टामेंट्री जो डॉक्यूमेंट है उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन बात करेंगे और इसको गंभीर इसकी बात करेंगे और आगे, है ना। तो इसमें याद रखिए कि यहाँ पर अपना इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंदर जो विल और कॉडिसल होता है उसके ऊपर तो ये जो है, ये वाला जो सेटलमेंट वाला जो है पार्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं, पहले तो अपन ये देख ले कि इंस्ट्रूमेंट है जहां पर किसी चीज का डेस्टिनेशन या डिवॉल्यूशन ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है या उसको एग्रीड टू बी डिस्पोज ऑफ। इसमें क्या नहीं आता, देखिए एक्सेप्शन, यहां पर आपकी विल नहीं आएगी, एज डिफाइंड अंडर 2H ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। 1925 का इंडियन सक्सेशन एक्ट में विल की परिभाषा है
है ना। विल क्या है, एक तरीके का आप समझ लीजिए कि एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर किसी व्यक्ति ने अपनी डेथ के बाद, अपने मरने के बाद किसी और व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी डिवॉल्व होने की बात की कि वो प्रॉपर्टी किसको जाएगी, और उसके अंदर कुछ बातें लिखी है कि उस व्यक्ति को, तो विल। अब देखिए कॉडिशन, कॉडिसिल जो होता है ना वो 2B के अंदर उसी एक्ट के 1925 में डिफाइन। कॉडिसल और कुछ भी नहीं है, विल के अंदर जो चेंजेस होते हैं, अल्टरेशन होते हैं, जो सब्सटीट्यूशन होते हैं, जिससे आप कुछ भी अल्टरेशन वगैरह करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ए ने बी के नाम पे विल की, अब ए जो है सी के नाम पे भी करना चाहते हैं, तो बाद में जो चेंज होगा वो कॉडिसल। तो इन दोनों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा इंस्ट्रूमेंट, बाकी ये इंस्ट्रूमेंट की परिभाषा, इन दोनों पे इंस्ट्रूमेंट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका इंस्ट्रूमेंट। बाकी डेफिनेशन इजी है। ठीक है, जैसे आपको मिल जाती है 2C में ट्रस्ट की डेफिनेशन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। इंडियन ट्रस्ट एक्ट के 1882 में ट्रस्ट की डेफिनेशन है, पहले शुरू में ही लिखी हुई है। ट्रस्ट होता क्या है, जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, तो किसी भी बेनिफिशियरी के लिए या अपने खुद के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी वो रखना चाहता है एज अ ट्रस्ट, तो रख सकता है एज पर इंडियन ट्रस्ट है ना। तो वो जिस व्यक्ति के लिए वो रख रहा है ना, और इसके अंदर एक और चीजें इंक्लूड्स ऑब्लिगेशन है अंडर चैप्टर, आपका मिल जाएगा चैप्टर नंबर 9। तो यहां पर सेक्शन 80 से 96 में कुछ चैप्टर्स है, ये अधिकतर जो इसके सेक्शन है इसमें आपको दिखेगा जो इलीगल ट्रस्ट है उनकी बात कही, तो इसको इंक्लूड किया गया कि अगर कोई इलीगल ट्रस्ट होता है तो वो भी यहां पर ट्रस्ट की डेफिनेशन में आ रहा है। ठीक है, फिर अपना जो है जो भी बेनिफिशियरी होगा जिसके लिए ट्रस्ट बनाया गया है वो क्या बन जाएगा यहां पर 2D के अंदर ट्रस्टी। और ट्रस्टी वो यहां पर भी यही बात की कि ट्रस्टी है वो व्यक्ति जिसके फेवर में प्रॉपर्टी गई है ना, जिसके फेवर में ट्रस्ट किया गया है। ठीक है, अब 2E तो बहुत आसान बात है, ये बोलता है कि हर वो वर्ड्स जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हैं जिनके डिफाइन किए, और यहां पर वो वर्ड मौजूद है। जो एग्जांपल के तौर पे एग्रीमेंट की परिभाषा, कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल, इनकी डेफिनेशन यहां तो मौजूद नहीं है, लेकिन वो वर्ड अगर एग्जांपल के तौर पे आपके यूज होते हैं, जैसे आपको मिल जाएगा सेक्शन 10 में भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, है ना, वर्ड यूज हुआ, या बहुत सारी जगह पे आपको मिल जाएगा कि एग्रीमेंट वर्ड, या फिर आपको वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट करके सेक्शन 27, 26 में यूज होंगे, तो वो वर्ड यहाँ डिफाइन तो है नहीं। तो ई यही बोल रहा है कि एवरी वर्ड विच इज नॉट डिफाइंड इन दिस सेक्शन, दिस एक्ट बट डिफाइंड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना, हैव द सेम मीनिंग, उसका मीनिंग वही होगा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, फिर अपन आगे की बात करते हैं। ठीक है, सेक्शन अपन आ जाते हैं 3 में, सेविंग। ये एक तरीके का सेविंग क्लॉज है, मतलब जहां भी सेविंग होता है उसमें एक चीज याद रखिए कि वो इसीलिए अप्लाई होता है अधिकतर सेविंग की इस एक्ट में शायद अप्लाई होगा या नहीं होगा, ये चीज बताने के लिए होता है सेविंग कि इस एक्ट में होगा या नहीं होगा, कुछ कंडीशंस के साथ होगा अगर होगा तो इसी के लिए। तो सेविंग में आपको 2 क्लॉज मिल जाते हैं कि जैसे स्टार्ट ये होता है नथिंग इन दिस एक्ट से स्टार्ट होता है सेविंग, तो आप लगा लीजिए यहां पर नथिंग इन दिस एक्ट। ठीक है, shall deprive any person of any right or any relief in other act। कोई भी अदर एक्ट में उसके पास रिलीफ, अभी अपन ने जब शुरू किया था एक्ट तो अपन ने 2 रिलीफ और देखे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, एक कंपनसेशन के नाम पे क्वांटम मेरिट। तो अगर कोई व्यक्ति स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना चाहता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, तो उसका क्या कंपनसेशन खत्म हो जाएगा? नहीं, उसको वहां से डिप्राइव नहीं किया जाएगा, या क्या उसका आप देखते हैं क्वांटम मेरिट का रूल जो रेमेडी वो खत्म हो जाएगी? नहीं। तो इसीलिए बोला कि कोई और एक्ट में जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई और आपके पास रिलीफ अवेलेबल है तो वो वहां से भी ले सकते हो, आपको डिप्राइव नहीं किया जाएगा। तो ये सेविंग बोलता है। और दूसरी, अगर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसको रजिस्टर्ड करना कंपलसरी, एज पर सेक्शन आपको मिल जाएगा 17 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन है, एक डॉक्यूमेंट है जिसको रजिस्टर्ड करना कंपलसरी, अगर आपने नहीं किया तो उसी का सेक्शन 49 बोलता है कि यू कैन नॉट यूज सच डॉक्यूमेंट विच आर नॉट रजिस्टर्ड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट। तो अगर आपने उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड नहीं किया तो आप कोर्ट में भी यूज नहीं कर सकते। कैसे? देखिए, ये डॉक्यूमेंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर 100 रुपए से ज्यादा की है ये प्रॉपर्टी तो आपको इसको रजिस्टर्ड करवाना, अगर नहीं करवाई तो अगर इसी के बारे में आप स्पेसिफिक रिलीफ लेना चाहते हैं और आपने रजिस्टर्ड नहीं की तो आप इसी को डॉक्यूमेंट एविडेंस में प्रस्तुत नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 3। सेक्शन 4 में एक छोटी सी बात है कि अगर आपको स्पेसिफिक रिलीफ लेना है तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के सिविल राइट्स के लिए अवेलेबल है, ना कि पिनल लॉ। देखिए, स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड
ओनली फॉर इंडिविजुअल सिविल राइट एंड नॉट फॉर पेनल लॉज। तो देखिए अगर आपका एग्जांपल के तौर पे इसका एग्जांपल लेते हैं, ए और बी ये सिविल पर्सन है, ठीक है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, सिविल राइट है ना। अगर ए और बी जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो बी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है या ए का कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है तो सिविल राइट है ना। यहां पर पेनल्टी की बात नहीं है, पेनल लॉ की बात नहीं है। लेकिन अगर ए बी को अगर स्टेप कर देता है, अगर मार देता है या कुछ भी करता है तो क्या उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ यहां से लोगे, या ए बी की प्रॉपर्टी छीन लेता है, चोरी कर लेता है, तो वो आपका पीनल लॉज है। तो यहां पर अगर इनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सिविल राइट आपका आता है कहीं पर, तभी आप जो है स्पेसिफिक रिलीफ ले सकते हो, अन्यथा नहीं ले सकते। तो स्पेसिफिक रिलीफ सिर्फ सिविल राइट्स के लिए अवेलेबल है, पीनल लॉज के लिए नहीं। तो फिर अगले अपन जो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है।